चूल्हे की ठंडी रोटी। विभा अभी चूल्हे पर खाना बना रही थी। विभा की सास एक चारपाई पर बैठी थी। अभी 2 दिन पहले ही उसका बेटा रवि छुट्टी पर घर आया था। विभा ने कहा, माँ जी, रोटी बन गई है। पता नहीं ये कहाँ गए। आप रोटी खा लो। ना बहू ना, आ जाने दे रवि को, फिर पता नहीं कब मौका मिले उसके साथ खाना खाने का। यह सुनकर विभा हंसने लगी। सास ने मजाक में टोक दिया, हाँ हाँ ठीक है, मैं एक रोटी खा लूंगी, बाकी तू खा लेना। विभा यह सुनकर शर्मा गई। सास ने कहा, पता नहीं कहाँ गया है। कह रहा था दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद रवि अपने 4 दोस्तों के साथ घर आया। सास ने कहा, अरे कहाँ घूम रहा था, और तुम भी कमाल करते हो, इसे खाना तो खाने दो, अभी तो छुट्टी पर आया, बाद में घूम लेना इसके साथ। रवि चुपचाप खड़ा था। उसके दोस्त भी एक शब्द नहीं बोल रहे थे। विभा ने गौर से चारों ओर देखा। माँ जी, कुछ बात जरूर है, पूछो ना, क्या बात है। रवि ने आगे बढ़कर विभा का हाथ पकड़कर उठाया और उसे एक तरफ ले जाकर कुछ कहा। विभा रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अरे क्यों रुला दिया बहू को, अच्छी भली खाना बना रही थी। सास ने बहू की तरफदारी करते हुए कहा, लेकिन रवि अभी भी चुप था। तभी देखा, विभा रवि का बैग लेकर आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि बोला, माँ, वो लड़ाई शुरू हो गई है। सभी फौजियों की छुट्टी कैंसिल हो गई है। अभी 6 बजे हैं। 7 वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना है। यह सुनकर रवि की माँ खड़ी हो गई। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। बेटे को बड़े गर्व से फौज में भर्ती करवाया था। इसके पिता भी फौज में शहीद हुए थे, लेकिन अब भी एकलौते बेटे को बॉर्डर पर भेजते हैं, रूह कांप जाती है। चारों दोस्तों ने जल्दी से बैग लेकर गाड़ी में रखा जो वो साथ लाए थे। रवि माँ के पैर छूकर और विभा से गले मिलकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। इधर चूल्हे पर रोटी जल रही थी। काफी देर रोने के बाद विभा ने कहा, माँ जी, आप रोटी खा लो। सास ने कहा, बहू, जिसके साथ खानी थी वो तो भूखा ही चला गया है, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। दोनों रोटी भूलकर दूर जाते रास्ते को देख रही थी। पता नहीं अब कब घर की रोटी खाने वाला वापस आएगा। रवि के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया था। गाड़ी की आवाज जब तक कानों में गूंजती रही, सास बहू उसी दरवाजे की ओर देखती रही, जैसे वो पलटकर कहेगा, माँ, विभा, मैं भूल गया था, एक बार गले तो लग लो। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रवि जा चुका था। चारपाई पर बैठी सास की आंखें नम थी और विभा धीरे धीरे चूल्हे की बुझती आग को देखती रही। जलती रोटियों की गंध अब चूल्हे में राख बन चुकी थी। विभा ने धीरे से रोटियां उठाकर किनारे रख दी, जैसे उन्हें बचा कर रख रही हो उस दिन के लिए जब रवि वापस आएगा। बहू, तू रो मत, सास ने कांपती आवाज में कहा। माँ जी, रोना तो तब आता है जब कोई कुछ छीन ले। ये तो देश ने मांगा है, हम तो बस सौंप रहे हैं। विभा की आवाज में आंसुओं की धारा छुपी थी। सास ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तू बहुत हिम्मती है, ठीक मेरी तरह, और तेरे जैसी बहू को पाकर मुझे फक्र है। पर एक बात कहूँ, जब तेरा सिंदूर हर बार दूर जाता है तो मेरी सांसें वही अटक जाती है। विभा ने सिर झुका लिया। मुझे डर नहीं लगता माँ जी, पर मन तो है ना, उसे कौन समझाए। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रही। वक्त धीरे धीरे सरकता रहा, जैसे दीवार की घड़ी भी थक गई हो। खाना वही पड़ा रहा। रोटियां ठंडी हो गई, लेकिन उन दोनों के दिलों में आग जल रही थी, जुदाई की, चिंता की और उम्मीद की भी। रात हो चुकी थी। रवि की यादें जैसे हर कोने से टकरा रही थी। उसकी हंसी, उसका झगड़ना, वो जिद करना कि माँ जी, एक रोटी और दे दो, सब कुछ जैसे ताजा हो उठा। माँ जी, एक बार उसने कहा था कि उसे जलेबी बहुत पसंद है, अगली बार छुट्टी पर आए तो पहले दिन ही बनाऊंगी। और मुझे बोला था कि मेरे हाथ की तली हुई मटर की कचौरी
जैसे उसे कहीं नहीं मिलती। हम क्यों ना एक डायरी बना ले माँ जी, उसके लिए, कि जब वो लौटे तो पढ़े हमने उसके बारे में क्या क्या सोचा, क्या क्या चाहा। सास ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। लिए, लिख बहू, पहले पन्ने पर लिख। रवि, तेरे बिना ये रोटी बेस्वाद लगती है, पर हर निवाले में तेरा नाम है। विभा ने एक पुरानी कॉपी निकाली और पहला पन्ना खोला। उस रात दोनों ने पहली बार मिलकर दिल से बातें की और लिखा। रवि के नाम पर चुप्पी जो शब्दों में बदल रही थी। अगली सुबह विभा पूजा के लिए दिया जलाने लगी तो उसकी आंखें फिर भर आई। रवि की फोटो के आगे रोली का तिलक लगाते हुए ने बुदबुदा कर कहा, राखी भी आने वाली है, इस बार अकेली बांधूंगी, लेकिन मन से दूंगी, हर बार की तरह। सास पीछे से बोली, बहू, ये सब अकेली नहीं करेगी, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे उसकी माँ हूँ वैसे तू उसकी अर्धांगिनी है। और फौजी की पत्नी कभी कमजोर नहीं होती, वो तो युद्ध भूमि के बाहर की योद्धा होती है। विभा ने सास को देखा। उसके माथे की शिकन में एक इतिहास बसा था। पति की शहादत, बेटे की विदाई, और फिर भी सीधा खड़ा चेहरा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि एक सास सिर्फ माँ नहीं, एक जीवन की किताब होती है, जिसमें हर पन्ने पर त्याग और तपस्या की कहानी लिखी होती है। दिन गुजरने लगे। दोनों ने तय किया कि अब हर सुबह रवि के नाम एक खत लिखा जाएगा। फिर एक दिन गांव में खबर आई, सीमा पर संघर्ष बढ़ गया है। विभा और उसकी सास चुपचाप टीवी के सामने बैठी थी। हर खबर, हर ब्रेकिंग उन्हें अंदर तक तोड़ रही थी। सास ने धीरे से विभा का हाथ पकड़ा। अगर नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा। आपने ही तो कहा था फौजी की पत्नी को मजबूत रहना चाहिए। सास ने उसे गले से लगा लिया। उस आलिंगन में सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें साहस था, आस्था थी, और एक सन्नाटा भी, जिसे सिर्फ वही दो औरतें समझ सकती थी। 3 हफ्ते हो गए थे। एक शाम डाकिया आया। एक चिट्ठी थी, रवि की। माँ, विभा, मैं ठीक हूँ, यहाँ सब ठीक है। खाना तो ठीक ठाक मिल ही जाता है, पर रोटियों में तो स्वाद नहीं, चाय में माँ की मिठास नहीं, और नींद में विभा की आंखें नहीं। आप दोनों की चिट्ठियाँ मिली, पढ़कर रो पड़ा, फिर हंस भी पड़ा। माँ, उस डायरी का हर शब्द मेरे लिए कवच है। विभा, तुम्हारी जलेबी वाली बात याद आई। अगली बार आऊं तो पहले जलेबी बनाना, फिर गले लगना। आप दोनों का बेटा रवि। विभा ने चिट्ठी सीने से लगा ली। सास ने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे भगवान, तू बस इस चिट्ठी का जवाब हमें उसी के हाथों दे दे। रात फिर आई। चूल्हा जला, 2 रोटियां बनी, एक थाली में रख दी गई, जैसे किसी के लौटने की प्रतीक्षा में। वो रोटी भले कोई न खाए, पर उसमें माँ और पत्नी का इंतजार भरा था।